मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूंगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। तो हम लोग पढ़ेंगे आज जो है भारत का भौतिक विभाजन। सब लोगों को भारत के बारे में आइडिया हो गया ना, कौन से राज्य कहाँ हैं, कोई दिक्कत? सब उसमें समझ में आ गया कौन से राज्य कहाँ हैं। ज़्यादातर दिक्कत होती है पूर्वोत्तर के राज्यों में, 7 सिस्टर्स में, ठीक है, ये भी समझ गए। दक्षिण के दक्कन राज्य समझ गए, उत्तर के राज्य समझ गए, ठीक है, तटवर्ती 9 राज्य समझ गए, सीमावर्ती अदर 16 राज्य समझ गए जो अदर देशों के साथ सीमा लगाती। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विभाजन। ठीक, भारत का जो है भौतिक विभाजन अर्थात जो है भारत को उच्चावच और संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो भारत को जो है उच्चावच, उच्चावच मतलब ऊंच नीच, उच्चावच और संरचना के आधार पर भारत को भौतिक विभाजन किया गया है भारत का। ठीक, किसके आधार पर? उच्चावच में। उच्चावच का मतलब क्या होता है? ऊंचा नीचा, ठीक है, ऊंचा नीचा। ऊंचा नीचा क्या होगा? पर्वत, पठार, मैदान, यही सब तो होंगे ऊंचे नीचे। यानी जो भौतिक आकृति है हमारे भारत की, जिसमें पर्वत है, पठार है, मैदान है, मरुस्थल है, ठीक है, ये सारी चीजें कहलाती हैं उच्चावच। तो उच्चावच संरचना के आधार पर भारत को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? भारत को 5 भागों में बांटा गया है। तो हम लोग देखेंगे भारत का जो है विभाजन 5 भागों में किया गया है किस तरीके से। पहला विभाजन जो किया गया है, उत्तर से चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो उत्तर में सबसे पहला विभाजन जो किया गया है उसको बोलते हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। कौन सा? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है। और इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर क्या है? मैदान है। यहाँ पर क्या है? मैदान है। और वो भी कैसा मैदान है? विशाल मैदान है। तो उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। और इसके नीचे आएंगे तो ये वाला क्षेत्र क्या है? प्रायद्वीपीय पठार है। ये क्या है? प्रायद्वीपीय पठार है। तो ये है प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। और इसके अलावा हमारे देश में एक मरुस्थल भी है, ठीक है। तो पश्चिम का मरुस्थल, ठीक है, या जो है अपना मरुस्थलीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र जो किस नाम से जाना जाता है? थार के नाम से, ठीक है। तो मरुस्थलीय क्षेत्र को भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। और ये क्योंकि तट के सारे 9 राज्य स्थित हैं, तो तटवर्त, और ये मैदान, यहाँ नदियाँ मैदान बनाती हैं, तो तटवर्ती मैदान का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? तटवर्ती मैदान। और इसी के साथ हम लोग जोड़ लेते हैं, इधर जो है द्वीप समूह है और यहाँ द्वीप समूह, ठीक है। तो तटवर्ती मैदान और द्वीप समूह, इनको अलग से भी कर सकते हैं, नहीं तो एक ही में कर सकते हैं। तो बहुत जगह भौतिक विभाजन सिर्फ जो है, कई जगह आपको 4 ही देखने को मिलेगा। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटवर्ती मैदान एवं जो है द्वीप समूह, यही 4 देखने को मिलते हैं। मरुस्थल को मैदान में ही जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग विधिवत सब चीज़ अध्ययन करेंगे। तो ये 5-6 टॉपिक में, चाहे अगर आप द्वीप समूह को अलग करोगे तो 6 बन जाएंगे, नहीं तो आप भौतिक विभाजन आप मोस्टली 5 भागों में देखने को मिलते हैं यहाँ पर भारत का। तो भारत के नक्शे देखेंगे किस तरीके से इसका विभाजन किया गया है। तो उत्तर में जो है ये वाला क्षेत्र पूरा पर्वतीय है। ये वाला क्षेत्र क्या है? पर्वतीय है। तो ये पर्वतीय क्षेत्र हो गया, ठीक है। जो इस तरीके से आगे ऐसे ही यहाँ तक पूरा ये है पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ, ये सब पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक। इसके बाद में इसके नीचे क्या है? ये पूरा मैदानी क्षेत्र है। ये पूरा क्या है? मैदानी क्षेत्र है, ठीक। जो इस तरीके से यहाँ तक चला गया है, ये पूरा असम वाला मैदान ब्रह्मपुत्र नदी का, और ये पूरा उत्तर का विशाल मैदान है, ठीक है। और यहाँ पर है ये मरुस्थल। यहाँ क्या है? मरुस्थल। और इधर साइड में आपका जो है प्रायद्वीपीय पठार है, जो इस तरीके से फैला हुआ है, ऐसे निकला हुआ है, ऐसे कर सकते हो। ये हम जो है इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। ये पूरा आपका प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा। थोड़ा सा मैदान को और इधर ले लेते हैं,
ये वाला। तो ये हो गया प्रायद्वीपीय पठार, ये हो गया प्रायद्वीपीय पठार, ठीक। और ये हो गया आपका तटवर्ती क्षेत्र, ये क्या है, तटवर्ती मैदान। और इसी में ये है द्वीप समूह, इसी में क्या है, द्वीप समूह, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ये लक्षद्वीप, ठीक है। और ये हो गया आपका मरुस्थलीय क्षेत्र, ये क्या हो गया, मरुस्थलीय क्षेत्र। तो सबसे अधिक विस्तार किसका दिख रहा है, प्रायद्वीपीय पठार का। लगभग ये है 16 लाख वर्ग किलोमीटर, कितने क्षेत्र में फैला है, लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और पर्वतीय पठार की बात करें तो ये लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, कितने, 5 लाख वर्ग किलोमीटर। और मैदानी क्षेत्र की बात करें तो ये लगभग 7.5 लाख, कितने, 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और मरुस्थल लगभग 3.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो इस तरीके से ये जो है आपका भौतिक विभाजन हो गया, 5 या 6 भागों में हम भारत को भौतिक रूप से डिवाइड कर सकते हैं, फिजिकल रूप से। तो आज जो हम अध्ययन करेंगे पर्वतीय क्षेत्र का अध्ययन करेंगे, और पर्वतीय क्षेत्र के भी अध्ययन के लिए कम से कम 2-3 क्लास लगेंगी। तो आज हम लोग इसका स्टार्ट करेंगे, पर्वतीय क्षेत्र को कितने भागों में बांट करके इसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, इसको हम 2 तरीके से बांट सकते हैं, इसको हम 2 तरीके से बांट सकते हैं। एक तो श्रेणीवार, एक कैसे, श्रेणीवार, ठीक है। और इसको अनुप्रस्थ भी बोलते हैं, इसको अनुप्रस्थ डिवीजन भी बोलते हैं। और एक बांटते हैं हम नदियों के आधार पर, नदियों के आधार पर, नदियों के आधार पर अनुदैर्ध्य, लॉन्गिट्यूडनल, अनुदैर्ध्य, ठीक है। ये ट्रांसवर्ज, अंग्रेजी में ट्रांसवर्ज बोलते हैं, और इसको लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, ठीक है, ट्यूडनल। तो ये 2 तरीके से हम उत्तर के विशाल मैदान को, उत्तर के विशाल कह रहा हूँ, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को डिवाइड कर सकते हैं। श्रेणीवार, श्रेणीवार मतलब पर्वत की श्रृंखला के आधार पे। पहले आप पर्वत समझ लो क्या है, पर्वत और चोटी और श्रृंखला, ठीक है। और पहाड़ी, पहाड़ी जो है 1000 मीटर से नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं, पहाड़ी। और पर्वत 1000 मीटर से ऊंचे हो जाते हैं। और पठार जो होते हैं वो 500 मीटर या उससे ऊंचे होते हैं, 1000 मीटर और इसके जो है आसपास के, लेकिन ऊपर उठा हुआ भाग होता है और ऊपर से सपाट होता है। तो पठार ये होता है, और मैदान जो है वो पूरी तरीके से समतल होता है। तो ये अंतर होता है, ठीक है। पहाड़ जो होते हैं वो 1000 मीटर से ऊंचे होते हैं। तो ये बेसिक अंतर है। और जो श्रेणी, श्रृंखला जिसको बोलते हैं श्रेणी, तो अब ये लगातार इस तरीके से ऐसे जो है पहाड़ एक जो है एक कतार में कतारबद्ध हो तो उसे क्या बोलते हैं, पर्वत श्रेणी या पर्वत श्रृंखला, एक कतार में। तो इस तरीके से हमारा जो है पर्वत श्रृंखला जो है पश्चिम से लेकर पूरब तक लगभग 2500 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। हिमालय पर्वत जो मुख्य रूप से भारत में है वो आपका नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक, यहाँ पर है नंगा पर्वत और यहाँ पर क्या है, नामचा बरवा। तो नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक जो है पश्चिम से पूरब तक 2500 किलोमीटर की जो है लंबाई में क्या है, हमारा पर्वत फैला हुआ है। अब इसको जो है, ये तो अनुप्रस्थ हो गया। अनुप्रस्थ को जो है हम कितने भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। तो मुख्य तो हमारा क्या है, हिमालय। मुख्य क्या है, हिमालय। भारत में हिमालय का क्षेत्र ज्यादा है, लेकिन हिमालय से पहले जो होगा वो पार हिमालय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पार हिमालय। भाई हिमालय से बाहर जाओगे तो पार करके जाना पड़ेगा हिमालय, यानी हिमालय को पार करके आगे जाओगे तो भी एक पर्वत श्रृंखला दिखाई देगी जिसको बोलते हैं पार हिमालय। कौन सा हिमालय, पार हिमालय। ट्रांसवर इसको बोलते हैं, ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय, अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांस हिमालय, ठीक है। तो इसको हिमालय को पार करके जाते हैं, लेकिन मुख्य क्या है, हमारा हिमालय क्षेत्र है। मुख्य क्या है, हिमालय है। और तीसरे नंबर पे हमारा जो है पूर्वोत्तर की पहाड़ियां है। क्या है, पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, ठीक है। पूर्वांचल या पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, ये पहाड़ी हैं। मैंने बताया है कि पहाड़ी जो होती हैं वो 1000 उससे नीचे होती हैं, 1000 या उससे कम ऊंचाई वाली जो है पर्वत श्रृंखलाएं पर्वत होती हैं, तो पहाड़ियां। तो इधर तक ज्यादातर बहुत ऊंचे पर्वत नहीं मिलेंगे, यहाँ कम ऊंचाई के पर्वत मिलेंगे जिन्हें पहाड़ी कहा जाता है। तो इस तरीके से हम इसको बांट करके अध्ययन कर सकते हैं।
जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय का, किसका? पार हिमालय का। आज हम लोग अध्ययन करेंगे इसमें ट्रांस हिमालय। यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं, ठीक है। तो मुख्य हम लोग यहाँ पे समझते हैं, ये तो हमारा हो गया हिमालय वाला क्षेत्र। ये क्या हो गया? ये इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा हिमालय है, ये पूरा क्या है? हिमालय है, ये पूरा हिमालय है, ठीक। लेकिन इसके ऊपर इधर वाला क्षेत्र जो है ये क्या है? पार हिमालय है। इसके ऊपर इधर वाला क्षेत्र क्या है? पार। यानी कश्मीर में ये वाला हिस्सा, लद्दाख का ये वाला हिस्सा, ये किस में आता है? पार हिमालय में। हिमालय से बाहर, हिमालय से पहले इसका निर्माण हुआ था। अब हिमालय बना पहले थोड़ा सा ये समझ लो हिमालय का निर्माण किस तरीके से हुआ है। तो हमारी पृथ्वी जो है सबसे पहले एक भूखंड थी। हमारी पृथ्वी पर एक स्थलमंडल था, एक भूखंड था, जिसको कहा जाता था पैंजिया। क्या कहते थे? पैंजिया। एक भूखंड था पैंजिया, ठीक है। और इसके चारों तरफ पानी भरा हुआ था। इसके तरफ क्या भरा हुआ था? पानी, जिसको कहा गया पैंथालसा। जिसको क्या कहा गया? पैंथालसा, ठीक है। ये महासागर था, पैंथालसा एक महासागर था बहुत बड़ा, और पैंजिया एक दृढ़ भूखंड था। बाद में इसमें क्या हुआ? विखंडन हुआ। बाद में ये टूट गया, दो भागों में क्या हो गया? पैंजिया टूट गया, ठीक है। और ये पानी इसमें भर गया, पानी इसमें भर गया। तो ऊपर वाला भाग कहलाया जो है आपका अंगारा लैंड। ऊपर वाला भाग क्या कहलाया? अंगारा लैंड, ठीक है। और नीचे वाला भाग क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। और जो जल भरा था इसको कौन सा सागर कहा गया? टेथिस सागर। इसको कहा गया टेथिस सागर, ठीक है। अब टेथिस सागर में अंगारा लैंड की नदियां और गोंडवाना लैंड की नदियां दोनों ला करके अपना मलबा क्या कर रही थी? जमा कर रही थी, इसमें गिरा रही थी। तो टेथिस सागर धीरे धीरे करके इस तरीके से जो है इसमें मलबा भरता चला गया है। इसमें मलबा मान लेते हैं इधर गोंडवाना लैंड है और इधर क्या है? अंगारा लैंड। इसको ऐसे समझो, इधर ये वाला गोंडवाना लैंड मैंने अंगारा लैंड इधर बनाया है, ये वाला अंगारा लैंड मैंने इधर बनाया है, और ये गोंडवाना मैंने इधर बनाया है। अब ये बीच में क्या है? टेथिस सागर। और टेथिस सागर में नदियां आकर के अपना जल गिरा रही हैं और साथ में क्या ला रही हैं? मलबा, यानी मिट्टी, कंकड़, पत्थर, गाद सब लेके आ रही हैं, इसमें भर रही हैं। इसमें भर रही हैं तो इसमें क्या हो रहा है? धसाव हो रहा है। इस टेथिस सागर में क्या हो रहा है? धसाव। अब ये और नीचे धसता चला जा रहा है इस तरीके से, तो इसमें मलबा और भरता चला जा रहा है। और साथ में गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड दोनों दबाव डाल रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं? दबाव डाल रहे हैं। तो दबाव डालने की वजह से जो है ये और सकरा होता चला जा रहा है। ये क्या होता चला है? सकरा। अब धीरे धीरे जब सकरा हो जाएगा तो ये मलबा जो है कुछ नीचे चला जाएगा, कुछ ऊपर आ जाएगा, कुछ मलबा ऊपर आ जाएगा, कुछ मलबा ऊपर आ गया, तो उसमें बन गया फोल्डेड माउंटेन। क्या बन गया? मोड़दार पर्वत, जिसको बोलते हैं जो है मोड़दार पर्वत, या फिर ये भारत में किस नाम से जाना जाता है? हिमालय पर्वत के नाम से। तो हिमालय पर्वत इस तरीके से टेथिस सागर के, अब ये जो मलबा जो यहाँ से था जो आकर के ऊपर उठ गया, तो इसका पानी सूख गया, बह गया, कुछ पानी सूख गया, ज्यादा ठोस हो गया, तो ये कंकड़ पत्थर और मिट्टी जो थे ये सब क्या हो गए? सॉलिड होकर चट्टान बन गए, ठीक है। तो इस तरीके से हिमालय का अंदर वाला हिस्सा जब आप खोदोगे हिमालय, तो अंदर चट्टान मिलेंगे, बहुत कठोर चट्टान मिलेगा, बाहर जो है हल्की चट्टान और मिट्टी मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये पर्वत हमारा बन गया। तो इसको बोलते हैं मोड़दार पर्वत। इसको इसलिए क्या बोलते हैं? मोड़। अब मोड़ क्यों पड़ा? क्योंकि दोनों तरफ से दबाव पड़ रहा था, दोनों तरफ से टेथिस सागर के मलबे पर क्या पड़ रहा था? दबाव। तो उसमें अब एक ही बार तो जो है बना नहीं, एक मोड़ बन गया, फिर दोबारा दबाव पड़ा, दूसरा मोड़ बन गया, फिर तीसरा मोड़ बन गया। इस तरीके से कई मोड़ उसमें बन गए। तो पूरा हिमालय पर्वत जो है उलझ सा गया है कई तरीके से। लेकिन इसको वैज्ञानिकों ने, विद्वानों ने इसको जो है डिवाइड करके जगह जगह इसका अध्ययन किया है। तो हिमालय से पहले जो बन गया था उसको कहते हैं पार हिमालय। हिमालय से पहले जो बन गया था उसको क्या बोलते हैं? पार हिमालय, ट्रांसवर्स हिमालय। अब हिमालय को पार करके जाओगे तभी तो पार हिमालय मिलेगा, इसलिए पार हिमालय कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पार हिमालय का अध्ययन करेंगे, ठीक है। आज के टॉपिक में हम लोग पार हिमालय का अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। ये तो हमने बताया था श्रेणीवार अनुप्रस्थ डिवीजन जो था, जिसमें हमने 3 कैटेगरी में बांटा। कौन कौन से? एक तो आपका पार हिमालय, दूसरा जो मेन हिमालय है वो, और तीसरा पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। और एक ये भी देख लेते हैं, नदियों के आधार पे अनुदैर्ध्य विभाजन। भारत में जो है उत्तर भारत में बहुत सारी नदियां निकलती हैं, ठीक है, पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों से। तो नदियों के आधार पे ये वाला क्षेत्र जो हमारा है, ठीक है, ये वाला हिमालय, ये कौन सा क्षेत्र है? क्या कहलाता है? कौन सा क्षेत्र है? ये कश्मीर है ना, और ये पंजाब है।
तो कश्मीर और पंजाब के नाम से पहला हिमालय जो रखा गया है उसको रखा गया है पंजाब हिमालय भी कहते हैं या इसे कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, ये जो है क्षेत्रीय विभाजन है, ये क्या है, क्षेत्रीय रीजनल डिवीजन है। और ये कैसा था, भौगोलिक डिवीजन था। श्रेणीवार विभाजन जो था वो कैसा था, भौतिक विभाजन या भौगोलिक डिवीजन था। और अब जो हम नदियों के आधार पे कर रहे हैं तो इसको दो नदी एक हिमालय को डिवाइड कर रही होगी, दो नदियां एक हिमालय को डिवाइड कर रही होंगी। तो पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच में है, प्रश्न यहां से बनता है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच में है, तो पंजाब हिमालय उत्तर में सिंधु नदी से और दक्षिण में सतलज नदी से घिरा हुआ है, दक्षिण में सतलज। अब ये सिंधु नदी देखो यहां से निकलती है इस तरीके से, ऐसे आती है, ठीक, और यहीं से निकलती है एक सतलज नदी जो इस तरीके से आती है। तो ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, पंजाब या कश्मीर हिमालय। ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, पंजाब या कश्मीर हिमालय। तो किसके बीच में घिरा हुआ है, ये सिंधु नदी और सतलज नदी। तो प्रश्न यहां से बनेगा, पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच में है, सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में। ठीक है, और दूसरा हिमालय, चूंकि ये उत्तराखंड वाला क्षेत्र है, ये क्या है, उत्तराखंड वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र। उत्तराखंड में एक जो है आपका मंडल है कुमायूं मंडल। कौन सा मंडल, कुमाऊं मंडल या कुमायूं मंडल, कुमाऊं मंडल बोलते हैं। तो उस मंडल के नाम से इस हिमालय का नाम रखा गया है कुमाऊं हिमालय। कौन सा हिमालय, कुमाऊं हिमालय। अब चूंकि एक नदी ये सतलज है तो ये किसके बीच में घिरा होगा, सतलज के बीच में। और एक इसके नीचे है यहाँ पर एक जो है काली नदी है, यहाँ पर कौन सी नदी है, काली। तो सतलज और काली के बीच का भाग कहलाता है कुमाऊं हिमालय। तो यहाँ नंबर 1 लिख देंगे, यहाँ नंबर 2 लिख देंगे। तो सतलज और काली नदी के बीच में है जो हिमालय, क्या कहलाता है, कुमाऊं हिमालय, जो मोस्टली उत्तराखंड का क्षेत्र है, हिमालय का उत्तराखंड का क्षेत्र। और तीसरा जो है हिमालय का मुख्य क्षेत्र जो चला गया है कहाँ, नेपाल में। हिमालय का मुख्य क्षेत्र चला गया है नेपाल में। लेकिन नेपाल का अध्ययन हम लोग करते हैं, नेपाल के हिमालय का अध्ययन हम लोग करते हैं। तो नेपाल के अध्ययन, हिमालय का अध्ययन करने के लिए हम लोगों ने इसको नदी में डिवाइड किया है, काली नदी और तीस्ता नदी। कौन सी नदी, तीस्ता नदी। और ये है काली नदी, ये है काली नदी। यहाँ कौन सी नदी थी, काली। तो सतलज और काली के बीच में तो कुमायूं था, और इसके बाद में नेपाल हिमालय जो है ये किसके बीच में हो गया, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में। तीस्ता नदी जो कि ब्रह्मपुत्र की क्या है, सहायक नदी है। तीस्ता नदी किसकी सहायक है, ब्रह्मपुत्र। तो ये इस तरीके से तीस्ता नदी निकलती है, ये ऐसे तीस्ता नदी निकलती है। तो इसके बीच वाला हिमालय कहलाता है नेपाल हिमालय। इनकी सबकी बारी बारी विशेषता जब हम लोग इसको डिटेल में अध्ययन करेंगे तो वहां करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप इतना जान लो कि कौन सी नदी किस हिमालय को डिवाइड करती है, बांटती है। ठीक, और चौथा जो हिमालय हमारा बचता है इधर, ये और तीस्ता नदी से यहाँ पर एक नदी आती है इधर से निकल करके, ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो तीस्ता नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्र कहलाता है असम हिमालय। कौन सा हिमालय, असम, क्योंकि ये असम का क्षेत्र है। ये कौन सा क्षेत्र है, असम का। तो ये असम हिमालय कहलाता है। कौन सा, तीस्ता से लेकर के और ब्रह्मपुत्र तक का असम हिमालय। तो इसको हम लिखेंगे तीस्ता से ब्रह्मपुत्र। ठीक है, यहाँ से प्रश्न अक्सर आते रहते हैं। और एक पांचवा बचता है जो कि हिमालय का क्षेत्र जो मुड़ जाता है इस तरीके से। ठीक है, म्यांमार में चला जाता है तो उसको अराकान योमा बोलते हैं। म्यांमार में हिमालय के मुख्य श्रेणी को क्या बोलते हैं, अराकान योमा। लेकिन हमारे भारत में जो है छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में मिल गया है, जो राज्य विशेष के नाम पे, जैसे नागालैंड में है तो नागा पहाड़ी, ठीक है, मिजोरम में है तो मिजो पहाड़ी। ठीक है, ये छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, तो इस तरीके से ये मुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर कहते हैं पूर्वांचल हिमालय। कौन सा, पूर्वांचल, क्योंकि ये पूर्वी भाग में है तो इसको बोलते हैं पूर्वांचल हिमालय। अब पूर्वांचल हिमालय कहाँ से शुरू हो जाता है, ब्रह्मपुत्र से। कहाँ से शुरू हो जाता है, ब्रह्मपुत्र से। ब्रह्मपुत्र से लेकर के यहाँ पर एक खाड़ी है जिसका नाम है बंगाल की खाड़ी, क्योंकि यही पूर्वांचल हिमालय का ही भाग आगे आ करके समुद्र में डूब गया है और थोड़ा सा हिस्सा यहाँ निकल गया है। ये तो डूब गया है और यहाँ निकल गया है, तो क्या बन गया है, द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप बन गया है। ठीक, तो पूर्वांचल हिमालय हमारा ब्रह्मपुत्र से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक है। कहाँ तक है, बंगाल की खाड़ी तक। ठीक है, तो इस तरीके से 5 भागों में हम बांट सकते हैं नदियों के आधार पे, लॉन्गिट्यूडनल, अनुदैर्घ्य। ठीक है, इस तरीके से लॉन्गिट्यूड कैसे होता है, लंबा लंबा, लॉन्गिट्यूड कैसे होता है, लंबा लंबा। तो हमने इसको लंबा लंबा ऐसे बांटा है नदियों के आधार पे। पहला क्या हो गया, पंजाब,
किन दो नदियों के बीच में है? सिंधु और सतलज। इसके बाद में दूसरे नंबर पे कुमायूं हिमालय, किसके बीच? ये उत्तराखंड हिमालय भी कहलाता है, तो ये किसके बीच में? सतलज और काली के बीच में। फिर इसके बाद तीसरा क्या है? नेपाल हिमालय, जो काली और तीस्ता के बीच में है। फिर इसके बाद में तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में कौन सा हिमालय है? असम हिमालय। और इसके बाद में पूर्वांचल हिमालय, जो ब्रह्मपुत्र के लेकर के और बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है, ब्रह्मपुत्र से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक। तो ये दूसरा डिवीजन हो गया जो नदियों के आधार पे किया गया है। किसके आधार पे? नदियों के आधार पर किया गया है। ठीक है, अब हम लोग जो है हमारा जो मेन टॉपिक है उसको थोड़ा सा यहाँ पे अध्ययन करेंगे, ट्रांस हिमालय। किसके बारे में? ट्रांस हिमालय के बारे में। ठीक है, ट्रांस हिमालय को समझने के लिए आपको एक मानचित्र और बनेगा यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर ट्रांस हिमालय या पार हिमालय भी इसको कहते हैं। ट्रांस हिमालय अंग्रेजी में लिखते हैं TRANS, ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय, और इसको पार हिमालय कहते हैं। अब इसमें हम भारत में जो पढ़ेंगे 3 प्रमुख श्रेणियों का अध्ययन करेंगे। भारत में कितनी श्रेणियां हैं इसकी? 3। तो सबसे ऊपर जो है काराकोरम श्रेणी है। कौन सी है? काराकोरम, काराकोरम या कराकोरम। ठीक है, काराकोरम श्रेणी। और उसके बाद में नीचे है लद्दाख श्रेणी। नीचे कौन सी है? लद्दाख श्रेणी। और उसके बाद में है आपका जास्कर श्रेणी। उसके बाद में है जास्कर। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा, जास्कर श्रेणी किसका भाग है? पार हिमालय का, पूर्वांचल हिमालय का, या फिर जो है आपका मुख्य हिमालय का? तो किसका भाग है? पार हिमालय का। तो इस तरीके से आप जो है ये 3, और एक और है जो पार हिमालय में ही आता है, जो फेमस है, कैलाश श्रेणी। कौन सी? कैलाश श्रेणी। भगवान महादेव का स्थल है, भगवान महादेव का स्थल है जो कैलाश हिमालय। कहाँ है? तिब्बत में है। तो चूंकि तिब्बत में चला गया है तो उसके बारे में अध्ययन हम लोग ज्यादा नहीं करते हैं, लेकिन आप जानते रहो कि कैलाश हिमालय किसका भाग है, कैलाश श्रेणी किसका भाग है, हिमालय का भाग है कि पार हिमालय का भाग है? तो पार हिमालय का। कैलाश श्रेणी किसका भाग है? पार हिमालय का। तो ये चीज आप जानते रहो। तो यहाँ पर एक मानचित्र हम लोग बनाते हैं। दूसरा सिर्फ कश्मीर का बनाएंगे। थोड़ा सा और बड़ा बनाए। ठीक है, इतने से काम चल जाएगा। कश्मीर से इतने से काम चल जाएगा। अब इसमें हम लोग देखते हैं जो है, अब ये श्रेणियां कहाँ से निकली, थोड़ा सा यहाँ से भी प्रश्न बनता है, इसको समझ लो। यहाँ पर है आपका पामीर ग्रंथि। यहाँ क्या है? पामीर ग्रंथि। पामीर ग्रंथि को एशिया की छत भी कहते हैं। पामीर ग्रंथि को एशिया की छत कहते हैं। छत किसी न किसी पिलर पे खड़ा होता है ना, छत किसी न किसी पिलर पे खड़ा होता है, इसीलिए छत कहते हैं। अब ये पामीर एक पठार है। क्या है? पठार है, जो पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। पर्वत श्रृंखलाएं उसको एक तरीके से मान लो रोके हुई हैं। ठीक है, तो एक पर्वत श्रृंखला आपका चीन में चला जाता है, तियानशान। कौन सा? तियानशान। ठीक है, तियानशान या तियानशान बोलते हैं। ये पर्वत श्रृंखला कहाँ से निकला है? आपका पामीर ग्रंथि से। कहाँ से निकला है? पामीर ग्रंथि से। ठीक है, और एक पाकिस्तान में इधर चला गया, जिसको हिंदू कुश कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? हिंदू कुश। ठीक है, और एक पर्वत श्रृंखला यहीं से निकलकर चीन में ही चली गई है, जिसको कुनलुन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुनलुन। कुनलुन क्या बोलते हैं? कुनलुन। और एक श्रृंखला इसे निकल करके चली गई है, जिसको हिमालय बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? हिमालय। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है हमारी जो पामीर ग्रंथि है, यहाँ से एक तरीके से मान लो चारों तरफ जो है क्या निकले हुए हैं? पर्वत श्रृंखलाएं निकली हुई हैं। अब चूंकि पर्वत श्रृंखलाएं आपस में मिलती हैं, इस क्षेत्र में आपस में जाकर के क्या करती हैं? मिलती हैं, तो एक गांठ बन जाता है। क्या बन जाता है? एक गांठ। मान लो 4 रस्सी लेकर के और चारों को एक जगह बांध दो तो क्या बन जाएगा? गांठ बन जाएगा। तो यहाँ एक गांठ बन जाता है, तो इस गांठ को कहा जाता है पामीर ग्रंथि। क्या बोलते हैं? पामीर ग्रंथि। और गांठ का शुद्ध मतलब संस्कृत शब्द क्या है? ग्रंथि। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पामीर ग्रंथि। और ये पठार है, ये पर्वत नहीं। पामीर क्या है? पठार है। ठीक है, तो ये एशिया की छत भी कहलाती है। इसे क्या कहते हैं? एशिया की छत।
क्योंकि एशिया यही, इधर पूरा एशिया ही तो है ये पूरा, तो एशिया में सबसे ऊंचा उठा हुआ भाग है ये, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, एशिया की छत बोलते हैं। तो पामीर ग्रंथि एशिया की क्या कहलाती है, छत कहलाती है। अब यहाँ से त्यानसान निकल गई, कुनलुन, हिंदुकुश और हिमालय, ये श्रृंखलाएं जो है निकल गई हैं। अब इसमें जो पार हिमालय बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ पर जो पहली श्रृंखला हमने बताई थी काराकोरम, कौन सी श्रृंखला, काराकोरम, तो एक श्रृंखला ये है जिसका नाम है काराकोरम। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे काराकोरम, ठीक है, काराकोरम। और दूसरी श्रृंखला हमारी जो निकलती है लद्दाख, दूसरी श्रृंखला क्या है, लद्दाख, तो ये है आपका लद्दाख, ये क्या है, लद्दाख। और तीसरी श्रृंखला जो निकलती है वो है जास्कर, कौन सी, जास्कर, ये है आपकी जास्कर, ठीक है, इसे बोलते हैं जास्कर। और इधर ही एक श्रृंखला है जिसको बोलते हैं कैलाश, इसको क्या बोलते हैं, कैलाश श्रेणी, क्या नाम है, कैलाश। और इसके नीचे क्या है, दक्षिण, वो दक्षिण में क्या है, हिमालय, हिमालय का जो है पहला रेंज, हिमालय तो जो पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे। अब इसमें काराकोरम जो है, यहाँ से कुछ प्रश्न बनते हैं काराकोरम के बारे में, इसको समझ ले। तो ये तो समझ गए, 3 पार हिमालय के क्षेत्र हैं, भारत के 3 पार हिमालय क्षेत्र हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये 3 भारत में स्थित श्रेणियां हैं जो किसकी हैं, ट्रांस हिमालय की, हिमालय से बाहर की है, ठीक है। अब इसमें जो काराकोरम है, काराकोरम पे ही आपने भारत के बारे में सुना होगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या कहलाती है, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, कौन सी है, K2। माउंट एवरेस्ट भारत की नहीं है, माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में है, माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो K2 है, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो K2 है, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। गॉडविन ऑस्टिन नामक विद्वान, मतलब वो व्यक्ति जो अपना माउंटेनियर था, वो पहले इस पे चढ़ा था, उसी के नाम पर इसको रख दिया गया गॉडविन ऑस्टिन। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, किलोमीटर या मीटर क्या कहेंगे, मीटर, किलोमीटर कितना हो गया, 8.6 किलोमीटर हो गया, 8.6 किलोमीटर हो गया, इतना ऊंचा है। तो ये भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। दुनिया की पहली कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, और दूसरी कौन सी हो गई, K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। तो प्रश्न यहां से बनेगा, K2 कहां पर स्थित है, हिमालय में स्थित है या पार हिमालय में स्थित है, तो K2 कहां स्थित है, पार हिमालय में। और पार हिमालय में भी किस रेंज में स्थित है, तो काराकोरम में स्थित है, किस रेंज में स्थित है, काराकोरम। अब वो ऑप्शन दे देगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, कहेगा K2 कहां स्थित है, तो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। अब K2 काराकोरम में कहां स्थित है, यहां पर स्थित है, ठीक है, ये है आपका K2, ठीक, ये K2 है। और अब ये चूंकि यहाँ पर भारत का कब्जा है नहीं, यहाँ पर ये पूरा हिस्सा जो है आपका किसके पास में है, ये पूरा हिस्सा POK कहलाता है, ये पूरा हिस्सा क्या कहलाता है, POK, यहाँ से ये पूरा हिस्सा कहलाता है POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, क्या कहलाता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। जब महाराजा हरि सिंह यहाँ के राजा थे, आज़ादी के समय 2 ऑप्शन रखे गए क्षेत्रीय जो है रजवाड़ों के लिए, या तो वो अपना पाकिस्तान में चले जाएं या भारत में मिल जाएं। तो हरि सिंह ने मतलब एक समस्या खड़ी कर दी, राजा हरि सिंह उसमें राजा थे, आज़ादी के समय कश्मीर के राजा थे। तो उन्होंने कहा कि ना हम पाकिस्तान में जाएंगे ना भारत में जाएंगे, हम अपना अलग एक देश बनाएंगे। कोई बात नहीं, चलो बना लो। लेकिन आज़ादी के बाद ही कुछ दिन बाद ही जो है पाकिस्तानी कबीलाएं आक्रमण कर दिए कश्मीर पे कब्जा करने के लिए। तो महाराजा हरि सिंह भागते भागते आए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास में, बोले भैया हमको बचा लो। तो कहें बचाएंगे एक ही शर्त पे, जब हमारे भारत में तुम शामिल होगे। कहें ठीक है भैया, तुरंत दस्तखत करते हैं। तुरंत उन्होंने दस्तखत कर दिया कि हम भारत में शामिल होंगे। अब तब तक तो सेना यहाँ तक पहुँच आई थी, तब तक सेना पाकिस्तान की कहाँ तक आ गई थी, यहाँ तक आ गई थी और लाइन पे खड़ी थी यहाँ पे, ठीक है। तो भारत की सेना पहुंची तो वहीं पर रोक दिया गया। अब चूंकि अभी भारत का हिस्सा तो था नहीं, भारत का हिस्सा नहीं था अभी, क्योंकि यहाँ पे जो शासक था हरि सिंह, वो चाहता था आज़ाद कश्मीर बनाने का। तो अब सेना पाकिस्तान की यहाँ आ गई। अगर वो हमारे पास भाग के नहीं आता तो शायद कब्जा करके पाकिस्तानी हमारे कश्मीर को लेके गए होते। तो सेना यहाँ आके खड़ी हो गई। तो
तो इस पे वार्तालाप हुई, विचार हुआ कि जो है जहां तक पाकिस्तान की सेना खड़ी है उसको कहा जाएगा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, लेकिन हम अपने भारत के नक्शे में पूरा कश्मीर ये बनाते हैं, पूरा कश्मीर ये बनाते हैं, लेकिन इस पे कब्जा एक्चुअल किसका है? पाकिस्तानी सैनिकों का कब्जा है अभी। ठीक है, हम चाहे तो एक दिन में इनको भगा करके अलग कर सकते हैं, लेकिन हमारी संधि वार्ता हुई है, तो उस संधि वार्ता के तहत यूएनओ ने भी इसको क्लेरिफाइड कर दिया है, इसलिए हम उसको भगा नहीं सकते हैं। जब भी कभी यहाँ से हटेगी यहाँ की ट्रूप, या तो संधि को तोड़ करके लड़ाई करें, या फिर अपने आप जो है वहाँ के सैनिक पाकिस्तानी भाग के चले जाएं। तो ये कहलाता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो हमारा एक्चुअल जो हमारी K2 है, भारत की सबसे ऊंची चोटी, वो किसके अधीन है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। ठीक है, पाकिस्तान ने इस पे कब्जा कर रखा है। तो ये K2 हो गया, और यहीं पर जो है अब ये का से K2 हो गया, का से काराकोरम। याद कैसे करोगे? का से K2, का से काराकोरम। और प्राचीन समय में काराकोरम को कृष्णागिरी पर्वत भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कृष्णागिरी पर्वत। ठीक है, तो ये भी का से कृष्णागिरी, का से काराकोरम, का से K2। तो प्राचीन समय में काराकोरम श्रेणी को क्या कहा जाता था? कृष्णागिरी। ठीक है, और यहाँ पर कुछ ग्लेशियर्स हैं, कुछ क्या है? हिमनद है, जिसमें एक भारत की सबसे बड़ी ग्लेशियर है जिसका नाम है सियाचिन। क्या नाम है? आप समाचार में सुनते रहते होगे, सियाचिन सुना है ना? सियाचिन विवाद भारत पाकिस्तान के बीच में। तो यहाँ पर है सियाचिन ग्लेशियर। यहाँ पर क्या है? सियाचिन ग्लेशियर। ये ठीक, सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर एक्चुअली कौन से श्रेणी में है? तो काराकोरम श्रेणी में है। कौन सी श्रेणी में है? काराकोरम श्रेणी में। और सियाचिन के साथ साथ में यहाँ पे और भी कई, अभी सियाचिन ग्लेशियर जो है भारत की सबसे बड़ी जो है क्या है? ग्लेशियर है, सबसे बड़ी हिमनद है। सियाचिन ग्लेशियर भारत की सबसे बड़ी हिमनद है। इसके अलावा यहाँ पर जो है आपको बाल्टोरो है। क्या है? बाल्टोरो। बाल तोड़ो से याद रखो। क्या तोड़ो? बाल तोड़ो है, शरीर के बाल तोड़ो, तो उसके नाम से याद रहेगा क्या? बाल्टोरो। और एक है साल्टोरो। एक क्या है? साल्टोरो। ठीक है, बाल्टोरो, साल्टोरो, साल्ट से बना है साल्टोरो। नमक को तोड़ो, बाल को तोड़ो, यही सब तोड़ो। किसमें स्थित है? काराकोरम में। किसमें स्थित है? काराकोरम में। बियाफो, 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 ये भी क्या है? हिमनद है। ठीक है, हिस्पर, हिस्पर। ठीक है, हुंजा, हुंजा, ये सब क्या है? ग्लेशियर्स है। और ये सब ग्लेशियर्स कहाँ स्थित है? काराकोरम में। कौन कौन से? सियाचिन। सियाचिन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका नाम तो याद ही रखो। और इसके अलावा बाल्टोरो, साल्टोरो, बियाफो, हिस्पर, हुंजा, ये सब क्या है? ग्लेशियर्स हैं, जो कहाँ स्थित है? काराकोरम श्रेणी में। कहाँ स्थित है? काराकोरम श्रेणी में। और काराकोरम श्रेणी के पास एक सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकलती है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर से ही एक रिवर निकलती है जिसका नाम है नुब्रा। कौन सी नदी निकलती है? नुब्रा। तो याद रखना, सियाचिन ग्लेशियर से निकलने वाली नदी का क्या नाम है? नुब्रा। और सियाचिन के पास में एक छोटी सी कोई ग्लेशियर है, लेकिन नाम ध्यान नहीं आ रहा है, वहां से निकलती है आपकी जो है श्योक नदी। कौन सी नदी निकलती है? श्योक नदी। ठीक है, तो श्योक नदी और नुब्रा नदी, ये दोनों नदियां निकलती हैं काराकोरम क्षेत्र से। कहां से निकलती हैं? काराकोरम क्षेत्र से निकलती हैं। और नुब्रा नदी आकर के श्योक नदी में मिल जाती है। जैसे ऐसे निकली, ठीक है, इस तरीके से आपकी श्योक नदी निकली, इधर नुब्रा निकली, और श्योक नदी में आकर के नुब्रा नदी मिल जाती है। और श्योक नदी यहाँ से निकलने वाली जो है सिंधु नदी में आकर के मिल जाती है। ये सिंधु नदी है जो लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से बहती है, और इसमें आकर कौन सी मिल जाती है? श्योक नदी। तो श्योक नदी और नुब्रा नदी कहाँ से निकलती है? काराकोरम क्षेत्र से निकलती हैं, सियाचिन ग्लेशियर के पास से निकलती हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये हो गया आपका काराकोरम। काराकोरम से संबंधित कुछ बातें फिर से आप एक बार रिवाइज कर लो। काराकोरम का पुराना नाम क्या है? कृष्णागिरी पर्वत। कृष्णागिरी पर्वत। और भारत की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो कहाँ पे स्थित है? काराकोरम में। क्या नाम है? K2, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी इसी को कहा गया है। किसको? K2 को। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, जो कि 8611 मीटर ऊंची है। और इस क्षेत्र में ही प्रमुख ग्लेशियर स्थित है जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। कहां पर? काराकोरम क्षेत्र में ही सियाचिन ग्लेशियर, जो भारत की सबसे बड़ी ग्लेशियर है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें स्थित है आपका बाल्टोरो, साल्टोरो, बियाफो, हुंजा, हुंजा और हिस्पर। ये सब क्या है? जो है ग्लेशियर्स हैं, जो स्थित है कहाँ? काराकोरम क्षेत्र में। और काराकोरम क्षेत्र से दो प्रमुख नदियां निकलती हैं, नुब्रा और श्योक। नुब्रा सियाचिन से ही निकलने वाली
नदी है जो श्योक नदी में आकर के मिल जाती है। और श्योक नदी अपना जल कहाँ विसर्जित करती है? सिंधु नदी में। तो प्रश्न नदी पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे गहराई में, ठीक है। तो ये हो गया आपका काराकोरम के बारे में। अब हम लोग देखेंगे काराकोरम के बाद दूसरी श्रेणी क्या है? लद्दाख। दूसरी श्रेणी है लद्दाख। अब देखो नाम, लद्दाख नाम का मतलब जानते हो क्या है? लाखों दर्रों का क्षेत्र, लाखों दर्रों का घर या क्षेत्र, लाखों दर्रों का घर क्या कहलाता है? लद्दाख। यानी कि इस लद्दाख में दर्रे बहुत होंगे। दर्रा क्या होता है? पर्वतीय क्षेत्र में नदियों द्वारा बनाए गए पर्वत को पार पार करने के लिए, पार जाने के लिए जो है घाटी होती है, तो उसे दर्रा कहते हैं। जब तक उसमें से आवागमन का साधन नहीं होगा तो वो दर्रा नहीं है, तो घाटी है। जब उसमें हम जाने आने लगते हैं तो क्या कहलाता है? वो दर्रा। या सड़क बन जाए या पैदल जाने के लिए ऐसे ही रास्ता हो जाए तो वो क्या कहलाता है? दर्रा। पास क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? पास। और पास हम जो है घाटियों के बीच से करते हैं, तो इसलिए वो पासेस कहलाता है, दर्रा कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पे दर्रे बहुत ज्यादा हैं। कहाँ पर? लद्दाख में। तो इसीलिए इसको कहा जाता है जो है लाखों दर्रों का घर, और ये कहलाता है लद्दाख। ये क्या कहलाता है? लद्दाख। ठीक है। अब लद्दाख जो है ये एक पठार भी है। लद्दाख पर्वत के साथ साथ, पर्वत श्रेणी के साथ साथ एक लद्दाख को पठार, लद्दाख पठार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लद्दाख पठार। पूरा फैला हुआ क्षेत्र है, पूरा यहाँ तक पूरा फैला हुआ है। ठीक है, ये पूरा यहाँ तक, ये पूरा कौन सा पठार कहलाता है? लद्दाख पठार। ये कौन सा पठार है? लद्दाख। और इसी में एक ऊंची उठी हुई पर्वत श्रृंखला है जिसको लद्दाख पर्वत भी कहते हैं। तो इस लद्दाख पठार को जो है मिनी तिब्बत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी तिब्बत। मिनी तिब्बत, और तिब्बत एक पठार है। तिब्बत जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, तो ये जो है मिनी तिब्बत पठार कहलाता है। तो प्रश्न यहां से बनेगा, मिनी तिब्बत पठार किसको कहा गया है? लद्दाख पठार को। किसको कहा गया है? लद्दाख पठार को मिनी तिब्बत पठार। तो इस तरीके से लद्दाख के बारे में ये इतनी घटना हो गई, जिसे मिनी तिब्बत पठार भी कहा जाता है, और ये लाखों दर्रों का घर है। ठीक है। अब लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी जो है क्या कहलाती है? मिनी तिब्बत नहीं, यहाँ पर एक चोटी है, लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर स्थित है, जिसको कहते हैं, अब लद्दाख में स्थित सबसे ऊंची चोटी को कहते हैं राका पोसी। क्या कहते हैं? राका पोसी। अजीब नाम है, याद रखना, राका पोसी। 77-88 मीटर ऊंची है। कितनी ऊंची है? 77 किलोमीटर लिख रहा हूँ, मीटर 77, 7,788 मीटर राका पोसी। तो राका पोसी कहाँ पर है? लद्दाख क्षेत्र में। कहाँ पर है? लद्दाख क्षेत्र में। ठीक है, लेकिन ये भी किसमें है? पीओके में है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। ठीक, तो ये जो है राका पोसी, इसको क्या बोलते हैं? राका पोसी। राका पोसी एक पर्वत चोटी है जो लद्दाख क्षेत्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और काराकोरम की सबसे ऊंची पर्वत, और जो भारत की भी सबसे ऊंची पर्वत, क्या नाम है? K2 या गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर अब जो दो नदियां बहकर आती थी, नुब्रा और श्योक, कहाँ से निकलती थी? काराकोरम क्षेत्र से, सियाचिन ग्लेशियर के पास से, वहां से निकल करके नदियां आती थी, और यहाँ पर लद्दाख क्षेत्र को काट करके नुब्रा घाटी और श्योक घाटी का निर्माण करती हैं। नदियां जब पर्वतीय क्षेत्रों को काटती हैं तो क्या बनाती हैं? घाटी। तो नुब्रा घाटी और श्योक घाटी कहाँ स्थित है? लद्दाख क्षेत्र में। कहाँ स्थित है? लद्दाख। क्योंकि नदियां यहाँ से इसको काट करके आई हैं तो घाटी बनाई हैं, तो घाटी कहाँ स्थित है? लद्दाख वाले क्षेत्र में। तो नुब्रा घाटी और श्योक घाटी। ठीक है। अब हमारा जो तीसरा है जास्कर पर्वत। क्या है? जास्कर। इसको जास्कर पर्वत, तीसरी श्रेणी जो कहलाती है जास्कर, ये इस तरीके से यहाँ पर ये फैली हुई है। जास्कर लद्दाख के नीचे है। ठीक है। अब जास्कर जो है यहाँ पर, इसमें दो झील है, बेरीनाग और शेषनाग। कौन सी झील है? बेरीनाग और शेषनाग। तो प्रश्न यहाँ से आता है, शेषनाग और बेरीनाग झीलें कहाँ स्थित है? जास्कर क्षेत्र में। कहाँ स्थित है? जास्कर क्षेत्र। और शेषनाग से एक नदी निकलती है जिसका नाम है झेलम। शेषनाग से एक नदी निकलती है जिसका क्या नाम है? झेलम नदी। झेलम नदी इस तरीके से निकल करके यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या बनाती है? सीमा। यहाँ से बहती है, ऐसे निकल करके आती है ऐसे, और भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या बनाती है?
सीमा बनाती है। कौन सी नदी? झेलम नदी। ठीक है, झेलम नदी आगे बहते बहते ऐसे जाती है, इस तरीके से बहते बहते आगे चलती है और यहाँ पर आकर के इसी क्षेत्र में जो है क्या बनाती है, एक झील बनाती है जिसका नाम है ऊलर झील। क्या नाम है? ऊलर झील। तो ऊलर झील कौन बनाती है? झेलम नदी। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा, ऊलर झील का कौन निर्माण करता है, कौन नदी निर्माण करती है? झेलम नदी। ठीक है, और ऊलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील कौन सी है? झेलम नदी, वो ऊलर झील। कौन सी झील? ऊलर झील। तो मीठे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ऊलर झील, जो कौन बनाती है? झेलम नदी। झेलम नदी बनाती है। ठीक है, और झेलम नदी के किनारे ही यहाँ से झेलम निकलती है, तो इसके किनारे स्थित है श्रीनगर। क्या स्थित है? श्रीनगर। और श्रीनगर किसकी राजधानी है? जम्मू कश्मीर की। समर की या विंटर की? सा से समर, सा से श्रीनगर, कल बताया था ना, सा से समर और सा से श्रीनगर। तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर की समर की राजधानी है और विंटर की राजधानी क्या है? जम्मू। विंटर की राजधानी जम्मू है। तो जम्मू कश्मीर क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है या राज्य है? केंद्र शासित प्रदेश। तो श्रीनगर कौन से नदी के किनारे स्थित है? झेलम। और श्रीनगर को बसाया किसने था? अशोक ने, सम्राट अशोक ने बसाया था झेलम नदी के किनारे जो है श्रीनगर शहर को। तो इस तरीके से ये जो है आपका जो है क्या हो गया, जास्कर पर्वत श्रेणी। तो जास्कर पर्वत श्रेणी में दो प्रमुख जो है झील है, वेरीनाग और शेषनाग। तो शेषनाग से क्या निकलती है? झेलम नदी। और झेलम नदी आगे बहते हुए कौन सी झील बनाती है? ऊलर झील, जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सबसे बड़ी ये नहीं है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, और इसी झेलम नदी के किनारे स्थित है श्रीनगर। और झेलम नदी भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या बनाती है? सीमा बनाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच में थोड़ा सा सीमा रेखा निर्धारित करती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पार हिमालय हो गया। पार हिमालय में हमने 3 प्रमुख हिमालयों का अध्ययन किया। कौन कौन सी? ऊपर से उत्तर से दक्षिण चलोगे तो कौन सा पड़ेगा? पहले काराकोरम, फिर उसके बाद में जास्कर, वो लद्दाख, फिर इसके बाद में जास्कर। ठीक है, अब हिमालय क्षेत्र में चलोगे यहाँ पर तो इसको ऐसे याद रखा जाता है, के से काराकोरम और एल से लद्दाख और जेड से जास्कर। के एल जेड, पी से हो गया पीर पंजाल और डी से धौलाधर। तो हम लोग ऐसे याद करते थे, के एल जेड पी डी, के एल जेड पी डी। ठीक है, तो ऐसे याद करते थे। के हो गया अभी, लेकिन ये 2 हम बाद में पढ़ेंगे जब हिमालय पढ़ेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा? 3, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। लेकिन पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी है किसमें? हिमालय क्षेत्र में स्थित है। तो इसको हम हिमालय पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे। तब ये 5 श्रृंखला सीरियल से हम पढ़ेंगे, क्योंकि परीक्षाओं में इनके सीरियल पूछ लेता है। उटपटांग दे देगा, फिर कहेगा इनको उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर लगाओ। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण क्या है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। अभी 3 ही पढ़े हैं, फिर इसके बाद पीर पंजाल आएगा, फिर धौलाधर आएगा। लेकिन पीर पंजाल और धौलाधर किसके भाग हैं? हिमालय के भाग हैं। ठीक, तो इस तरीके से कंप्लीट हो गया।